ये नोटिस करना है कि इधर क्यू पर क्या है और पी पर क्या है। ठीक है ना जी। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मज़ीद बढ़ते हैं। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो है ये साबित करते हैं कि ये कैसे सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव है और कैसे जो है वो नेगेटिव है, और ज़ीरो कैसे आती है। उसके लिए हम दोबारा से इसको पहले ये वाला पढ़ते हैं, ये वाली चीज़। ठीक है ना जी। अच्छा, अब ये है कि सॉरी, अच्छा जी, तो इसमें पहला क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, ये पढ़ने लगे हैं, ये वाली चीज़। ठीक है ना जी। और ये क्या होती है, पॉजिटिव, ये प्रूफ करना है हमें। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कोई एग्ज़ाम्पल लेके समझना पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जनाब पेप्सी और कोक की। ये दोनों क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है। यहाँ पर हम डेटा जनरेट कर लेते हैं खुद से समझने के लिए। यहाँ पर प्राइस है, ये किसकी प्राइस है, पेप्सी की, और ये डिमांड किसकी है, पेप्सी की है। ये प्राइस किसकी है, जी। तो यहाँ पर जो पहली टेबल है ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है, और ये जो दूसरी टेबल है ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट को शो कर रही है। देखें ना, पेप्सी की प्राइस पेप्सी की डिमांड को इफेक्ट कर रही है, तो ये ऑन है। फिर कोक की प्राइस कोक की डिमांड को इफेक्ट कर रही है, ये भी ऑन प्राइस इफेक्ट है। लेकिन हमने क्या पढ़ना है, हमने क्रॉस प्राइस पढ़ना है। देखते हैं क्या होता है। तो पेप्सी 25 रुपए की आती है मेरा ख्याल है आजकल, और फर्ज कर लें उसकी डिमांड जो है 200 है, और इसी तरीके से कोक की प्राइस भी 25 है और उसकी डिमांड जो है वो 300 है, या जितनी भी है, कोई मसला नहीं। अब ये करते हैं कि इधर अपना हम ये कहते हैं कि आप ये पेप्सी वाला टेबल भूल जाएं, ज़रा इधर कोक पे आ जाएं। इस पे देखें कि अगर हम कोक जो है वो कीमत जो है वो बढ़ा देता है, 30 रुपये कर देता है, तो कोक की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कोक महंगी हो जाएगी तो कोक की डिमांड कम हो जाएगी ना। तो कोक की डिमांड कम होके फ़र्ज़ कर लेते हैं 250 हो जाती है, कुछ भी हो सकती है, मैंने 250 लिख दी। लेकिन अब जब कोक ने अपनी कीमत को बढ़ाया है, और उस वक्त हम फ़र्ज़ करते हैं उसी वक्त कि पेप्सी ने अपनी कीमत को नहीं चेंज किया, तो आपका क्या ख्याल है कि ये कोक की कीमत जो है, ये कोक की डिमांड को तो इफेक्ट कर रही है, तो ये कोक की कीमत पेप्सी की डिमांड को भी इफेक्ट कर देगी जाके, क्योंकि दोनों क्या हैं, ये दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो क्या होगा, अब लोगों को, इधर पेप्सी ने कीमत तब्दील नहीं की है, तो कोक की प्राइस बढ़ने से पेप्सी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। पेप्सी की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, हो सकता है वो 280 पे पहुंच जाए। मेरी बात समझ आई। इवन कि इसने प्राइस को चेंज ही नहीं किया है पेप्सी ने। अब अगर हम अगर हम इतना डाटा देखें, सिर्फ इतना डाटा देखें, सिर्फ इतना डाटा, तो ये क्रॉस बनता है कि नहीं बनता। समझ रहे हैं कैसे भला, कि प्राइस किसकी है, कोक की, और डिमांड किसकी है, पेप्सी की। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्रॉस है। और यहाँ पे देखें कि ये इफेक्ट क्या आया है, ऑन प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव ही है, सॉरी नेगेटिव ही है। ऑन प्राइस इफेक्ट तो नेगेटिव ही है, ये देखें, ये नेगेटिव ही है कि प्राइस बढ़ रही है और डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन इसको देखना है कि इधर क्या हुआ,
इधर ये हुआ कि प्राइस ऑफ कोक, अच्छा इसको आप मर्जी है आपकी, आप इसको बी प्रोडक्ट कह लीजिए, इसको ए प्रोडक्ट कह लीजिए, समझ आ गई ना। यानी कोक जो है वो क्या है, बी प्रोडक्ट है, और पेप्सी क्या है, ए प्रोडक्ट है। तो अब आप देखें प्राइस ऑफ कोक जो है, यानी इसका मतलब ये है कि प्राइस ऑफ बी जो है वो क्या हो रही है, वो बढ़ रही है, प्राइस ऑफ कोक बढ़ गई, जिसके नतीजे में डिमांड जो है, डिमांड ऑफ पेप्सी जो है, जो कि डिमांड किसकी है, बी की, ए की सॉरी, तो ए की डिमांड जो है वो भी बढ़ गई है। देखें ना, ये 25 से 30 हुई है तो बढ़ गई ना, और ये 200 से 280 पे गई है तो बढ़ गई ना। तो 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 क्या इफेक्ट आया, डायरेक्शन सेम हो तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं। तो यही हम कह रहे थे कि क्रॉस प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या आता है, वो पॉजिटिव आता है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। अब आप फार्मूले से इसको फार्मूले से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो फार्मूले से अगर वैल्यू फॉर एग्जांपल निकालें तो आप यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो फार्मूला है उसमें देखें कि ई, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, जर्नल फार्मूला डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। आप ज़रा देखें तो क्यू कौन सा लिया हुआ है हमने, क्यू लिया हुआ है ए का, है ना, ये देखें ए का लिया हुआ है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। प्राइस किसकी ली हुई है हमने, बी की, ये देखें बी है, ये प्राइस किसकी है, बी की, तो हमने प्राइस बी की चेंज की है और डिमांड ए पर इफेक्ट देखा है। तो अब इसका आप मेजर कर लें, इसको मेजर जब करेंगे तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसी तरीके से ये क्या है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना। ये पॉइंट के लिए अपने ना भी बनाए तो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पता होगा ये ए और बी। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा इसका ज़रा करें, डेल्टा क्यू ऑफ ए देखें, तो क्यू ऑफ ए ये है ना, इसमें कितनी तब्दीली आई, तो इसका न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, 280 माइनस 200, तो जवाब क्या आएगा, 80 आएगा। 280 में से 200 माइनस करें तो 80, और प्राइस ऑफ बी में तब्दीली देखें तो 30 में से 25 चले जाएं तो क्या जवाब आएगा, माइनस करें तो क्या आएगा, 5, ठीक है ना जी, इनटू प्राइस ऑफ बी ओरिजिनल कौन सी है, ये इनिशियल पॉइंट वाली लेते हैं हमेशा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ बी क्या आएगा, 25, और क्वांटिटी ऑफ ए जो है इनिशियल कौन सी है, वो ये वो है 200। तो इसका जवाब निकाल लेंगे जो भी जवाब आएगा, लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, कहीं नेगेटिव साइन नहीं है। तो आप इसका मतलब ये है कि इसको हम लिखेंगे ई ए बी, क्योंकि ए का पहला सब्सक्रिप्ट क्यू के लिए होता है, दूसरा प्राइस के लिए होता है। ये समझ आ गई बात। इसका जो भी जवाब होगा वो प्लस में आएगा, और फिर डिग्री बता देंगे आप, तो प्लस का साइन किसको शो करेगा, सब्स्टिट्यूट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। अच्छा अब नेक्स्ट जो है वो ये तो आ गया, ये वाली चीज़ हमने कर ली। अब हम करते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर जॉइंट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना जी। तो इसको भी कोई एग्जांपल लेके समझते हैं, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, यहाँ देखें, यहाँ हमने क्या लिखा था, नंबर 2 है जी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या जॉइंट गुड्स, ठीक है ना जी। और ये क्या आएगी, ये नेगेटिव आएगी। कैसे आएगी, अब ये इसके लिए भी हमें कोई एग्जांपल लेनी पड़ेगी। जैसे हम लेते हैं कार एंड पेट्रोल, ये देखें ये दोनों कॉम्प्लीमेंट हैं,
पेट्रोल कार से चलती है, कार जो है पेट्रोल से चलता है, ठीक है ना जी। तो इसमें अगर हम इसी तरीके से कर लें, इसको बी प्रोडक्ट कह लें, इसको ए कह लें, और यहाँ पे लिखें प्राइस ऑफ पेट्रोल, और यहाँ डिमांड किसकी, पेट्रोल, ये ऑन है क्योंकि उसी चीज़ की कीमत है, उसी चीज़ की डिमांड है। इस तरह यहाँ लिखें प्राइस कार, और डिमांड भी किसकी लिखें, कार, तो ये भी ऑन है। लेकिन इन दोनों टेबलों से हमने क्रॉस बनाना है। फ़र्ज़ करते हैं कि कार की कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है ना, और कार की डिमांड कितनी है, 10। और फ़र्ज़ करते हैं कि पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और उसकी डिमांड है 20,000 लीटर, ठीक है जी। अब ये करते हैं कि पेट्रोल को बढ़ा के, उसकी कीमत को बढ़ाकर 190 रुपये पे ले जाते हैं। तो अब इधर कार वाले टेबल पे ना देखें, सिर्फ इधर पेट्रोल पे बताएं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कम हो जाएगी ना, और कितनी कम होगी वो इलास्टिसिटी बनती है। लेकिन हम यहाँ पे भी सिर्फ ये कर देते हैं कि जी वो कम होकर कितनी हो जाती है, 10,000 फर्ज कर लेते हैं ना, 10,000 हो जाती है। तो ये तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन इसी वक्त अगर हम यहाँ फ़र्ज कर लें, फ़र्ज यहाँ करना है आपने कि कार की कीमत तब्दील नहीं होती है, कार पहले भी 50,000 रुपये की आती थी, अब भी 50,000 की आती है, लेकिन पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कार की डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पेट्रोल महंगा हो जाए तो कारों की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। और वो फ़र्ज़ कर लें वो कम होकर कितनी हो जाती है, 4, एम फ़र्ज़ कर लिए। तो ये जो मतलब ये वाले कॉलम है ना, 2 कॉलम, ये क्रॉस है कि पेट्रोल की प्राइस कार की डिमांड को जो इफ़ेक्ट कर रही है ना, ये क्रॉस है। अब इसका नतीजा क्या निकला कि प्राइस ऑफ पेट्रोल यानी प्राइस ऑफ बी जो है बढ़ गई, और डिमांड जो है कार की, यानी डिमांड किसकी भला, डिमांड ए चीज़ की, वो कम हो गई। ये देखें, ये 100 से 190 में बढ़ गई, 10 से 4 कम। तो ये रिलेशनशिप क्या आया इन दो के दरमियान, इन दो के दरमियान रिलेशनशिप आया नेगेटिव। और यही हमने कहा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप आएगा। इसको भी आपने फार्मूले में पुट करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे हमने इसका किया था यहाँ पे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज़, ये आप करके देखिएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आखिरी चीज़, वो क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स। तो इंफीरियर गुड्स के लिए इसको हम देखते हैं ये कैसे वर्क करती है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे देखते हैं, सॉरी इंफीरियर गुड्स नहीं, आई एम सॉरी, फॉर अनरिलेटेड गुड्स। तो नंबर 2 जो है वो क्या है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी फॉर अनरिलेटेड गुड्स। और ये क्या आती है भला, 0। अनरिलेटेड गुड्स को और क्या कहते थे भला, इंडिपेंडेंट गुड्स। अच्छा, अब ये है कि कोई डाटा लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको शैम्पू की, और एंड कर लेते हैं शैम्पू एंड शुगर कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो ये अनरिलेटेड गुड्स हैं, इसका कोई डाटा जनरेट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना जी। ये बी प्रोडक्ट है, ये ए प्रोडक्ट है, ये क्या है, ये शैम्पू है, और ये डिमांड भी किसकी है, ये शैम्पू की डिमांड। ये ऑन प्राइस इफेक्ट है, ये लॉ ऑफ डिमांड को पूरा करेगा, ऑन प्राइस इफेक्ट लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक होता है। अच्छा, फिर प्राइस यहाँ पे किसकी है, शुगर की, और डिमांड किसकी है, शुगर की। अब फ़र्ज़ करें शैम्पू आता है 200 रुपये का और उसकी डिमांड है
240। शुगर आती है 60 रुपये किलो और उसकी डिमांड है 20, यानी 20,000 किलोग्राम। अब ये होता है कि शुगर जो है फ़र्ज़ कर लें वो 100 रुपये किलो हो जाती है, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी ना। फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 हो जाती है, तो कीमत शुगर की बढ़ने से, चीनी की कीमत बढ़ने से चीनी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है ना जी। लेकिन इसी वक्त अज्यूम करें कि शैम्पू की कीमत बदलती नहीं है और अब अगर शुगर की कीमत बढ़ जाए, शुगर की कीमत बढ़ जाए लेकिन शैम्पू की कीमत वही रहे, तो शैम्पू की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी वही रहेगी। तो शुगर का शैम्पू से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना तो कॉम्प्लीमेंटरिटी है और ना ही सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है। तो ये डाटा आपके काम आएगा और जब इसका आप आंसर निकालेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। ठीक है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है, प्राइस ऑफ शुगर जो है, यानी जो प्राइस ऑफ बी है वो बड़ी है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड जो शैम्पू की है, यानी क्वांटिटी डिमांड ए की जो है वो सेम रही। अगर सेम रहे तो वो अनरिलेटेड गुड्स के लिए होता है या वो इंडिपेंडेंट गुड्स के लिए होता है वहाँ पे। तो ये जनाब आपका टॉपिक जो है वो यहाँ तक ख़त्म हो गया। हमने 3 काइंड्स पढ़ ली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हमारे पास 20 मिनट पड़े हैं, तो 20 मिनट्स के अंदर हम एक और टॉपिक कंप्लीट तो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ करा दूँ आपको। ठीक है, एक और हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं नया क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी। ये भी एक टॉपिक है। ठीक है जी, पॉइंट इलास्टिसिटी वर्सेस आर्क इलास्टिसिटी, ये पढ़ना है अब हमने। तो पॉइंट एंड आर्क इलास्टिसिटी को पढ़ना है हमने। देखें जो आप ये ख़ास तौर पर हम पढ़ रहे हैं पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी किसके लिए पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ये प्राइस इलास्टिसिटी के लिए पढ़ रहे हैं, यानी ये पॉइंट इलास्टिसिटी पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी है और आर्क इलास्टिसिटी भी आर्क प्राइस इलास्टिसिटी है। समझ गए? यानी बोथ आर फॉर प्राइस, फॉर प्राइस पढ़ रहे हैं। प्राइस मीन्स ऑन प्राइस, क्रॉस नहीं। अच्छा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इलास्टिसिटी का फार्मूला, वो था डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ये फार्मूला पढ़ा था। तो ये फार्मूला मार्शल ने दिया था, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। और यही एक्चुअली फार्मूला, ये फार्मूला किसका है भला? ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला है। ठीक है ना जी। और ये एक्चुअली पॉइंट इलास्टिसिटी को मेजर करता है। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ, यानी ये वाला टॉपिक तो पहले पढ़ा हुआ, नाम अब बताया मैंने कि ये मेजर क्या करता है, पॉइंट इलास्टिसिटी। लेकिन ये है क्या? पॉइंट इलास्टिसिटी क्या शो करती है? तो पॉइंट इलास्टिसिटी ये शो करती है, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity, shows the elasticity at one point, at one point। ये है पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ गए? एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट जो है वो पॉइंट इलास्टिसिटी है। लेकिन जो आर्क इलास्टिसिटी है, आर्क
आर्क इलास्टिसिटी जो है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड shows the elasticity between 2 points, समझ गए, बिटवीन द 2 points, एक पॉइंट पे आएगी तो पॉइंट इलास्टिसिटी, 2 पॉइंट्स पर होगी तो आर्क इलास्टिसिटी। ये मज़ीद समझते हैं इसका क्या मतलब है। जो आर्क इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिया था आर जी डी एलन, ये बंदे का नाम है जिसने इसको दिया था। और पॉइंट इलास्टिसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, मार्शल। ठीक है, अब जो एलन था वो इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ मैथमेटिशियन भी था। वो ये कहता है कि जब हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं, फर्ज करें ये डिमांड कर्व है, तो आप एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, ए बी। अब इलास्टिसिटी जब मेजर करते हैं तो आप को फार्मूला याद होगा, पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या था, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो वो कहता है कि जब आप इलास्टिसिटी मेजर करते हैं तो वो मेजर तो आप ए से बी तक करते हैं, ए से बी तक करते हैं या बी से ए तक करते हैं। तो जब आप मेजर करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट बी तक जब आप करते हैं तो पॉइंट बी तक करते हैं तो आप लेते हैं वैल्यूज ऐसे, आप कहते हैं ये जो है वैल्यूज हैं, देख रहे हैं। तो आप यहाँ पर जब चेंज निकालते हैं तो फिर आप दोनों पॉइंट्स ले लेते हैं ए से बी के दरमियान। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये 5 है, ये 10 है, ये फ़र्ज़ कर लें 2 है, ये फ़र्ज़ कर लें 4 है। तो आप इधर जब फाइंड करेंगे तो ये आ जाता है, जब आप ए से बी तक मेजर करेंगे तो वो डेल्टा क्यू निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप डेल्टा के लिए बी माइनस ए करेंगे, तो बी माइनस ए करेंगे तो डेल्टा क्यू क्या आएगा 5, और डेल्टा पी निकालेंगे तो बी माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा इनटू। अब रोला ये है कि प्राइस भी हमारे पास 2 है और क्वांटिटीज़ भी 2 हैं, तो आप यहाँ पर प्राइस कहते हैं जो ए पर है ना वो ले लें और क्वांटिटी भी जो ए पर है वो ले लें। तो आप ऐसे ही करते हैं ना, तो प्राइस आप 4 ले लेते हैं और क्वांटिटी आप 5 ले लेते हैं। तो ये आप कर लेते हैं यहाँ पे, और आप कहते हैं ए से बी पर हम ओल्ड वैल्यूज़ यहाँ पे ले लेंगे पी और क्यू की। तो इसलिए वो कहता है कि एक्चुअली ये जो आपने इलास्टिसिटी मेजर की है ये की तो ए से बी के दरमियान है, लेकिन ये हुई ए पर है क्योंकि आपने यहाँ पर ए पी और क्यू की वैल्यूज़ ए वाली लिखी हैं। तो इसका जवाब कोई ना कोई तो आ जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें आप इसको करें तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 से, तो ये जवाब आता है -2। तो -2 का मतलब ये है कि ये ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना होता है। लेकिन अगर आप इसी से मतलब पॉइंट बी से पॉइंट ए पर चले जाएं, समझ रहे हैं ना, तो अब क्या होगा, अब फिर दोबारा से आप ये फार्मूला लिखें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। तो अब ये आपका पहले आपका बी से ए पर जा रहे थे, तो ये पहले आपका ओल्ड पॉइंट था, ये आपका न्यू पॉइंट था। अब आपका बी जो है ये ओल्ड पॉइंट है और ये ए जो है ये न्यू पॉइंट है। तो हमेशा चेंज जो फाइंड करते हैं वो न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो पहले चेंज इन क्यू फाइंड करते हैं, तो चेंज इन क्यू फाइंड करें तो अब आप चूँकि ए माइनस बी करेंगे तो 5 में से 10 माइनस करें तो क्या आएगा -5, और इसी तरीके से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाए। अब यहाँ पर P कौन सा आएगा, B वाला आएगा। B पर प्राइस क्या है,
2 है और बी पर क्वांटिटी क्या है, वो है 10। तो अब ज़रा देखें क्या जवाब आ रहा है आपके पास। अब आपका ये 2 से कैंसिल आउट हो गया है 5 और ये 2, तो ये आता है -1/2 मतलब -0.5 और ये है <<1। इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी ए से बी पर कुछ और आती है और बी से ए पर कुछ और आती है, हालांकि सेगमेंट तो यही है ए से बी के दरमियान। समझ आ रही ना, क्योंकि आप यहाँ पर ये चेंज कर देते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज होती है। देखें ये सेम आ रहा है 5 -5/2 और ये -5/2 ये सेम आ रहा है, लेकिन फ़र्क किधर पड़ा है, फ़र्क किधर पड़ा है कि यहाँ 4 और 5 आ गए, यहाँ 2 और 10 आ गए। तो ये इलास्टिसिटी जो आई है ये वाली यहाँ तक, ये इलास्टिसिटी आपने एक्चुअली मेजर तो ए से बी के दरमियान की है, लेकिन ये आई ए पर है। और इसी तरीके से जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपने मेजर बी से ए तक की है, लेकिन ये मेजर किस पे हुई है, बी पर। इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं, क्योंकि आप जो है प्राइस जो है वो यहाँ पर न्यू वाली ले रहे होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये वाली बात मार्शल की है सारी, मार्शल ने पॉइंट इलास्टिसिटी की बात की। तो अब यहाँ से ये पता चला कि इलास्टिसिटी एट 1 पॉइंट जो आ रही है, यानी ये जो बी से ए से बी तक आपने मेजर की है, लेकिन एक्चुअली ये है किस पे, ये है एट पॉइंट ए पर। और ये भी जो आपने बी से ए तक मेजर किया है, ये एक्चुअली किस पर आई है, एट पॉइंट बी पर, क्योंकि बी से ए तक मेजर की। तो एक्चुअली इसमें यूज़ तो 2 पॉइंट ही हुए हैं, इसमें भी 2 पॉइंट ही यूज़ हुए हैं, ए और बी, लेकिन ये है एक पॉइंट पे ए पर, इसलिए इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं और इसको बी पॉइंट इलास्टिसिटी कहते हैं। इस पर आप भी परेशान हुए होंगे कि जी है यूज़ तो 2 हुए हैं पॉइंट, लेकिन इसको ए पर एक पॉइंट पर कह के इसको पॉइंट इलास्टिसिटी कह रहे हैं, इधर भी 2 ही हुए हैं, इसको भी आप बी से ए पर कर रहे हैं, लेकिन क्या बी पे रहे हैं इसको, क्योंकि इधर पी और क्यू की जो वैल्यूज़ आई हैं वो बी वाली आई हैं, इधर जो आई हैं वो कौन सी आई हैं, वो बी वाली आई हैं, इधर ए वाली आई हैं, क्योंकि इधर न्यू वैल्यू लिखते होते हैं। तो एलन ने ये कहा कि देखें ऐसे ना करें, जब आप इलास्टिसिटी ए से बी तक मेजर करते हैं तो फिर इधर इस जगह पर प्राइसेस भी दोनों लें, और क्योंकि इधर आप दोनों क्वांटिटीज़ ले रहे हैं, दोनों प्राइसेस ले रहे हैं, उनको माइनस कर रहे हैं, और इधर आप सिर्फ इनिशियल ले रहे हैं, और इसी तरीके से इधर भी ऐसे। तो उसने कहा ऐसे मत करें, तो उसने थोड़ा सा फार्मूला चेंज किया। वो कैसे किया मैं दोबारा बताता हूँ कि फार्मूला क्या है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू। ज़रा गौर कीजिएगा, इसने कहा कि ऐसा करें, ये तो है पॉइंट इलास्टिसिटी का फार्मूला। उसने कहा कि जब हम इलास्टिसिटी ए से बी के दरमियान करते हैं तो चेंज में तो ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट आ जाते हैं, न्यू माइनस ओल्ड करने की वजह से 2 पॉइंट आ जाते हैं, लेकिन इधर पी और क्यू जो है उसमें आपका इनिशियल पॉइंट आता है, यानी ओल्ड पॉइंट आता है, तो इसमें दूसरा जो न्यू पॉइंट है वो मिस हो जाता है। तो आप ऐसा करें, दोनों की एवरेज ले लें। अब एवरेज आप लोगों को पता है कैसे लेते हैं, एवरेज का फार्मूला तो आता है ना आप लोगों को। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है कि समीशन एक्स ओवर एन, ये एक्स बार होता है एवरेज, ये एवरेज फाइंड करने का फार्मूला है। अब इसका मतलब है सम करना, सम करना। एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब फर्ज करें एक्स की वैल्यू है 1 2 3 4 5 और आपसे कहा जाता है इसकी एवरेज निकालें, तो आप क्या करेंगे, इन सबको सम करेंगे। तो सम करेंगे तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ जाएगा समीशन क्या भला एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब है ऑब्जर्वेशन गिनने कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दें तो 15/5, तो जवाब आता है 3। तो ये 3 जो है ये इसकी एवरेज है। समझ आ गई बात। और इसलिए एवरेज को मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, क्योंकि वो मिड पॉइंट को शो कर रहा होता है। किसको शो कर रहा होता है, मिड पॉइंट को। तो ये देखें ये मिड पॉइंट आ रहा है 3। तो जब आप यहाँ पर क्या करेंगे,
इसी फार्मूले में ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी ऐसे ही रहने दें, और इधर जो प्राइसेस आ रही है ना ये वाली, यानी ये प्राइस, एक प्राइस 1 आ रही है, ये प्राइस 2 आ रही है, इसी तरीके से ये क्वांटिटी 1 आ रही है, ये क्वांटिटी 2 आ रही है। तो आप क्या करें, आप इधर प्राइसेस दोनों की एवरेज ले लें, तो दो पॉइंट पे दो प्राइसेस आएंगी ना, P1 प्लस P2, जैसे ये आपने किया, समीशन P बन जाएगा, और डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 एंड 2, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक, ये एवरेज के फार्मूले के मुताबिक। क्योंकि अब उसके मुताबिक जब आप यहाँ पर आप एक्स बार फाइंड कर रहे थे, अब अगर आप पी बार फाइंड करें तो पी बार क्या होगा, पी बार क्या होगा भला, वो होगा समीशन पी ओवर एन, और समीशन पी क्या होगा, P1 प्लस P2 ओवर 2, यही लिखा हुआ है मैंने यहाँ, समझते हैं ना, क्लियर होगी बात। इसी तरीके से एवरेज ले लेनी है, यानी क्वांटिटी की भी एवरेज ले लें, Q1 प्लस Q2 ओवर 2। तो ये जो चीज़ अब बन रही है ना, ये पॉइंट की थी, और ये कौन सी बन जाएगी, ये आर्क बन जाएगी, ई आर्क इलास्टिसिटी बन जाएगी। अब ये आर्क इलास्टिसिटी जो आप बना रहे हैं, इसमें क्या किया, इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू, अब ये चाहें तो ये 2 से कैंसिल आउट कर दें, तो ये आएगा P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2, ये चीज़ बन जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू कैसे फाइंड करते हैं, डेल्टा का फार्मूला होता है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, है ना, ओल्ड वैल्यू, तो ये माइनस आता है इसके अंदर। न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय चेंज इन P क्या आएगा, P2 माइनस P1, क्योंकि डेल्टा में डेल्टा जब फाइंड करते हैं, जब डेल्टा फाइंड करते हैं तो फिर प्लस नहीं करते बल्कि माइनस करते हैं, तो ये माइनस किया हुआ है यहाँ पे, ये ज़हन में रखें, ये माइनस है। अच्छा, इनटू ये वैसे आ जाएगा P1 प्लस P2 ओवर, एवरेज में प्लस करते हैं Q1 प्लस Q2, ये समझ आ गई बात। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लें तो ये आता है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय, अब ये Q वाली वैल्यूज इस Q के नीचे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो Q के नीचे लिखते हैं Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 ओवर, अब ये वाली वैल्यू इधर या इंटरचेंज कर दी ये दोनों वैल्यूज, तो ये इसके नीचे आ जाएगा P2 माइनस P1, समझ आ गई बात आपको। तो ये चीज़ है। अब ये जो फार्मूला है ये आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला है जो आप यूज़ कर सकते हैं, क्लियर होगी बात, ये फार्मूला है, आपने सिंपली इधर देख लेना है। अब आप ये आपके पास डेटा हो तो आप इससे आप ए से बी तक मेजर करें तो भी जवाब सेम आएगा, और बी से ए तक मेजर करें तब भी जवाब सेम आएगा। इसकी तरह पॉइंट इलास्टिसिटी की तरह वो डिफरेंट आंसर नहीं आएंगे इस फार्मूले से, आर्क इलास्टिसिटी। और इसीलिए इसका जवाब जब आप ए से बी तक मेजर करें तब भी वो सेम आएगा, और बी से ए तक करें तब भी सेम आएगा, ये करके देखिएगा। और वो होगा क्या, क्योंकि ये एवरेज इलास्टिसिटी है तो वो मिड में आएगा यहाँ पे, इसलिए आर्क इलास्टिसिटी को मिड पॉइंट फार्मूला भी कहा जाता है, या आर्क इलास्टिसिटी को एवरेज इलास्टिसिटी भी कहा जाता है, समझ आ गई, क्योंकि ये एवरेज लेती है। अब आपके पास ये डाटा है ना, इस डाटा से, इसी डाटा से आपने पॉइंट इलास्टिसिटी मैंने ए से बी तक और बी से ए तक मेजर करके दिखाई हुई है, ये देखें आपके सामने, ये पॉइंट से की हुई है। इसी डाटा से अब आर्क से करके देखिएगा, ये फार्मूला अप्लाई करके, ये वाला, तो आप देखेंगे ए से बी जो आंसर आएगा और बी से ए जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। ये चेक करके मुझे कल बताइएगा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है।
किससे करना है, इसी 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 शेड्यूल से, इसी ग्राफ से कर लें। समझ आ गई बात? और ये ग्राफ मतलब ये है कि इसका अगर हम डाटा बना लें तो डाटा भी बन जाएगा। यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे क्यू डी आ जाएगा। तो पी क्या है, पी जो है वो 4 है, और ये कितनी है, 5 है। पी क्या है, 2 है, और ये क्यू कितनी है, 10 है। ठीक है ना जी? तो ये आप कर लीजिएगा। ये पॉइंट है, ये ए से बी, यानी ये और ये चीज़ एक ही है ना। ये और ये टेबल क्या है, सेम है, सेम। अब आप इस टेबल से मैंने, या इस ग्राफ से मैंने आपको ये पॉइंट इलास्टिसिटी दोनों निकाल के दिखाई है, ए से बी और बी से ए। आपने ये अब आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला अप्लाई करके ए से बी और बी से ए मुझे जो है वो आर्क इलास्टिसिटीज मेजर करके देनी है। और आपने ये चेक करोगे कि इन आर्क इलास्टिसिटी वी गेट same results either from A to B or from B to A, सेम रिजल्ट्स आएंगे। बट आर्क इलास्टिसिटी, बट पॉइंट इलास्टिसिटी में आंसर डिफरेंट आएंगे। ये आपके सामने कि इधर आया था -2 और इधर आया था -0.5। तो पॉइंट इलास्टिसिटी में P और Q बदलने की वजह से आपका पॉइंट इलास्टिसिटी का आंसर जो है वो चेंज हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच।